नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। भारत के इतिहास में जब कभी भी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई शोध होगा या उसके ऊपर कोई इतिहास लिखा जाएगा, तो ये आप निश्चित तौर पर मानकर चलिए आज का दिन उसमें जरूर मेंशन किया जाएगा। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार होगा, वो है अमित शाह। देखिए, आप अमित शाह की राजनीति से हो सकता है आप सहमत ना हो, आप ये कह सकते हो कि वो एक अमुक तरह की राजनीति करते हैं। हर एक के एक तरीके से डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन अमित शाह की एक बात बहुत खास है, या कहें अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों की एक बात बहुत खास है, तभी वो आज इस स्तर पर हैं कि उन्होंने एक टाइमलाइन के तहत और या एक मोटिव के तहत अगर एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो वो उसे निश्चित तौर पर पाकर रहते हैं। वो राजनीतिक हो या वो किसी भी फील्ड में हो, वो उसे करके दिखाते हैं। ये एक तरीके से उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है। कुछ वैसा ही हुआ है। अमित शाह ने एक टारगेट दिया था कि भैया मार्च 2026 तक इस देश के अंदर से जो नक्सलवाद है उसका समूल नाश कर दिया जाएगा। और आज उसी कड़ी में एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। आप ये मानकर चलिए, यहां से जो वो आखिरी जो चिराग था ना, वो जो बहुत ज्यादा लहलहा रहा था कि भैया बुझने से पहले जो चिराग जलता है, वो वाली स्थिति थी। आज उसके अंदर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो फूंक मार दी है और वो चिराग हमेशा हमेशा के लिए अब बुझ रहा है, ये निश्चित तौर पर मानकर चलिए। आज भारत का सबसे बड़ा नक्सली माधवी हिडमा, उसे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसे एलिमिनेट कर दिया है। 1 करोड़ का इनाम था इस व्यक्ति के ऊपर। और यह व्यक्ति जिम्मेदार था भारत में जितने बड़े, आप पिछले लगभग 1.5-2 दशक में उठाकर देखिए, जितने बड़े नक्सली हमले हुए थे, उसके लिए यह एकमात्र व्यक्ति जिम्मेदार था। ये, इसकी पत्नी और लगभग 4 लोग और इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज हुए हैं। देखिए, हमें क्या है ना, मीडिया से आदत पड़ गई है कि हमें हाफिज सईद का नाम सुनना है, मौलाना मसूद अजहर का नाम सुनना है, या फिर हमें जो दाऊद इब्राहिम है उसका नाम सुनना है, तभी हमें लगता है कि भैया ये कुछ बड़े हैं। लेकिन माधवी हिडमा जिस स्तर पर काम करता था, आप ये देखिए, जब ये सरकार आई थी, इस मैप में देख सकते हैं, जब ये सरकार आई थी तो 182 जिले ऐसे थे जो नक्सल प्रभावित थे। मतलब पंजाब से लेके, उत्तराखंड से लेके, तमिलनाडु तक, आसाम तक कोई ऐसा राज्य नहीं था जो इस बीमारी से ग्रसित नहीं था। और अब मात्र ये 11 जिलों पर लाकर रोक दिया है, और उसमें भी 5 या 6 ही है अति संवेदनशील, और सबको साफ कर दिया है। और जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, मैंने एक वीडियो किया था, कोशिश करूंगा कि उसे डिस्क्रिप्शन में टैग भी करूं। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, सबकी नजर उधर थी कि भैया कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, जो भी है, जो भी कार्यक्रम हुआ। अमित शाह की ये जो फौज थी ना, सीआरपीएफ के जवान, और मैं पूरी लिस्ट दूंगा कौन कौन इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, इस नक्सलिज्म के सफाई में कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व है। मतलब इतनी फोर्सेस तो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लगानी पड़ी जितने तरह के फोर्सेस यहां पर लगी हुई हैं। उस दौरान भी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी 20 से 25 हजार जवान एक पहाड़ी को घेर कर बैठे थे, क्योंकि वहां एक नक्सली बैठा था उसे पकड़ने के लिए। तो आपको बाकी चीजें तो दिख रही हैं, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर यह काम हो रहा है, यह बहुत जबरदस्त है, समझना बहुत जरूरी है। और यह हिडमा कितना बड़ा था, 1 करोड़ की बाउंटी थी इसके सिर पर। और 2010 के अंदर आपने सुना था कि किस तरीके से 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद जेएनयू में जश्न मना था। उसे करने वाला यह हिडमा था। जब 2013 में जीरम घाटी के अंदर कांग्रेस के 27 नेताओं का नरसंहार हुआ था, जिसमें महेंद्र कर्मा और ये सब थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, वो भी इस हिडमा ने किया था। जो सलवा जुलूम चला रहे थे, इसलिए इन दिक्कत हो गई थी नक्सलियों को कि भैया इन्होंने हमें पेलना शुरू कर दिया है, आम पब्लिक के हाथ में हथियार देने शुरू कर दिए हैं। तो उसके बाद बहुत लोग, ये अर्बन नक्सल सारे कोर्ट वोट गए, उसे रुकवाया, बहुत कुछ हुआ। और रोका भी किसने? जो अभी राधा कृष्णन जी के खिलाफ जो खड़े थे ना कैंडिडेट, कांग्रेस के जज साहब, उन्होंने ही कहा था कि ये सलवा जुलूम रुकना चाहिए। तो उसकी वजह से महेंद्र कर्मा की हत्या होती है। उसके बाद 2021 के अंदर सुकमा और बस्तर के बीच में एक एम्बुश हुआ था, जिसमें 27, माफ कीजिएगा, 22 जवान शहीद हुए थे। वो भी इस हिडमा ने किया था।
तो ये तय कर लिया गया था कि भैया जिसपे 500 रुपए का इनाम हो या 1 करोड़ का इनाम हो, किसी को नहीं छोड़ना। मतलब सबका कार्यक्रम तय करना है, ये तय कर लिया गया। और उसी तरीके से ये फोर्सेस लगी हुई हैं। और आज इस हिडमा को इसकी पत्नी सहित एक तरीके से पहुंचा दिया अपनी जगह पर। और कौन कौन लगा था इसके अंदर? सीआरपीएफ, कोबरा फोर्स, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, डीआरजी, वहां डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स बनाए जाते हैं वो, एसटीएफ, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स, बस्तर फाइटर, झारखंड जगुआर, झारखंड आर्म्ड पुलिस, उसके अलावा C60 कमांडोज, एसओजी, डीवीएफ, ग्रेहाउंड, टीएसएसपी, बिहार एसटीएफ, बंगाल की सीआईएफ, आईबी, एनआईए, एनटीआरओ। कौन नहीं था, कौन नहीं था इस पूरे के पूरे नक्सलिज्म का जो देश झेला था। और ऐसा नहीं है कि जंगलों में बैठे थे, 5, 7, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं या कुछ हजार है जंगलों में बैठे हैं। ये वो रीजन है जहां पर भारत का जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनका खनिज का भंडार है, उसके ऊपर ये बैठे हुए थे। चाइना तो अपने बड़े बड़े शहर बना रहा है, शंघाई, बीजिंग, ये वो, उसको फिर किस तरीके से प्रोजेक्ट करता है। और जब भारत के जो सबसे महत्वपूर्ण इलाके हैं, जहां भारत के जंगल हैं, खनिज हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर आपने एक तरीके से इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करके वहां पे ये लोग बिठा दिए हैं। भारत उनको जिस तरीके, देखिए अगर ये नक्सलिज्म खत्म हो रहा है, ये सिर्फ ये नहीं है कि ये जो फौज लगी और इन्होंने घेर लिया और ये नक्सलिज्म खत्म हो गया, उससे पहले भी होमवर्क हुआ होगा। और होमवर्क कैसे हुआ होगा कि पहले उन्हें घेरा होगा, उनकी सप्लाई लाइंस काटी गई होंगी, उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको खत्म किया गया होगा। भैया जब बिना पैसे के कुछ नहीं चलता, कोई आइडियोलॉजी फाइडियोलॉजी कुछ काम नहीं करती अगर पैसा ना हो, तो वो पैसे के जो रिसोर्सेज हैं वो काटे गए होंगे। अभी 1.5-2 साल पहले सरकार ने एफसीआरए के जो रूल हैं वो चेंज किए कि बाहर से जो फंडिंग आती है, विदेशी फंडिंग आती है, उसके लिए कोई भी एनजीओ अगर उसे मंगाती है तो दिल्ली के एसबीआई के खास अकाउंट में ही आएगा पैसा, ताकि नजर रखी जा सके। तो अचानक से उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है कि भारत में आतंकवाद हो, पत्थरबाजी हो, या फिर आपका ये नक्सलवाद हो, किस तरीके से अचानक से उनकी फंडिंग ड्राई हो जाती है। तो ये सब एक्शन लिए गए, तब जाकर ये कार्यक्रम हुआ। और जितने अर्बन नक्सल घूम रहे हैं, सबकी एनजीओ सूखने लगी या फिर उनके ऊपर एक्शन होने लगे जो इन्हें सपोर्ट कर। अरुंधति रॉय, अरे गांधीयन विन गन्स, वायर वाले की वाइफ, वो पहुंच जाती है। जीएन साईं बाबा, पता नहीं कितने सारे नाम हैं जो मतलब एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री चल रही थी इन लोगों के नाम पर। उन सब के ऊपर जब एक्शन होता है, उन्हें कंटेन किया जाता है, तब जाकर कहीं ये नक्सलिज्म खत्म होता है। सिर्फ ये नहीं है कि जवान, देखिए जवान तो बहुत सालों से लग रहे थे और ये सारी फोर्सेस हमेशा से लग रही थी, लेकिन जिस तरीके से एक पूरी की पूरी बेहतर इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर अमित शाह और उनकी टीम चली, मैं यही कहूंगा आजाद भारत के इतिहास में। देखिए कम से कम जब मैं बड़ा हो रहा था, मैं 2-3 चीजें ऐसी पर्सनली ये मानता था अपने स्तर पर, जो मुझे लगती थी कि इस देश में कभी हो नहीं पाएंगी। कोई कितना बड़ा ही वादा कर ले, कोई कितना बड़ा नेता हो, कितना भी अच्छा हो, कितना बुरा हो, कोई भी हो, कि वो मुझे लगता था ये सिर्फ एक चुनावी वादा है, ये कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। राम मंदिर का बनना, मुझे लगता था कि राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल होता रहेगा, वो हुआ। मुझे कभी लगता था कि ये नक्सलिज्म खत्म ही नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका भी राजनीतिकरण होगा, लेकिन वो भी हुआ। और मुझे एक लगता है कि कश्मीर इशू वो भी मुश्किल है सॉल्व होना, लेकिन अब देखते हैं वो एक बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने, उसे कैसे करती है। लेकिन ये 2-3 चीज ऐसी बड़ी थी जो मुझे लगती थी कभी हो नहीं पाएंगी, लेकिन हो रही है। तो जो लोग पूछते हैं ना क्या हुआ है, देखिए 100 में से 60 चीज नहीं हुई होंगी, लेकिन जो 40 हुई हैं, 50 हुई हैं, वो देखिए आप किस स्तर पर हुई हैं, उनके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कम से कम ये 4 राज्य आज के समय में ऐसे हैं, और महाराष्ट्र का गढ़चिरौली और उसका इलाका, कि जहां पर अभी भी इनका एक तरीके से वर्चस्व था। और ये वो इलाके हैं जब भारत के खनिज हैं। और ये अर्बन नक्सल पूछ जाते थे, अरे साहब वहां पे ये खनिज निकालने जा रहे हैं, आम जो एक तरीके से कह सकते हैं कि आम आदिवासी हैं उनके साथ ये होगा वो होगा, पूरा का पूरा माहौल तैयार किया जाता था। लेकिन वो कभी ये नहीं बताते थे कि नक्सलियों की वजह से एक आम आदिवासी तक जो सबसे मूलभूत सुविधा है वो भी नहीं पहुंच पा रही। जो कहते हैं ना
एकात्म मानववाद की जो लाइन में सबसे आखिरी में व्यक्ति खड़ा है, अगर वहां तक सरकार पहुंचे तब कामयाब है सरकार, वहां तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर तरीके से उसे काउंटर किया जा रहा है। अब बस ये देखना है कि जो 5-4 जिले, 10 जिले, 11 जितने भी रह गए हैं, 10% भी नहीं रह गया, 5-7% ही कार्यक्रम रह गया, इसे कितनी जल्दी और किस हद तक रैप अप किया जाता है और दोबारा से ये चीजें ना उभरें, उसके लिए क्या तैयारी होती है। लेकिन जो भी है, आज का दिन मैं ये कहूंगा इंटरनल सिक्योरिटी में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये हमेशा आज का दिन ये नोट किया जाए। क्या दो छोटी छोटी और खबरें हैं वो भी बता देता हूं कि जो आज ही लगभग 79 के आसपास जो बांग्लादेशी फिशरमैन है वो भी पकड़े गए हैं। मतलब हर जगह काम चल रहा है, मतलब भारत के बीचों बीच भी कार्यक्रम चल रहा है और भारत के जो समुद्र है उनके अंदर भी सिक्योरिटी के इशू को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, उसे कंटेन किया जाए, उसका प्रयास हो रहा है। लगभग 79 जो बांग्लादेशी फिशरमैन है जो भारत की इकोनॉमिक जोन के अंदर फिशिंग कर रहे थे, उन्हें पकड़ के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश ने कुछ दिन पहले भारतीय मछुआरे भी पकड़ लिए थे। भारत ने कहा टिट फॉर टैट, आ जाओ साहब अंदर। अब बांग्लादेशियों के लिए कोई रियायत नहीं है, मतलब तुम हमारे यहां आओगे और हमारी मछली पकड़ोगे, हमारे संसाधनों पे भी कब्जा करोगे और हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो उन्हें भी पकड़ लिया है और 300 बांग्लादेशी जो भारत से भाग रहे थे उनको भी पकड़ लिया है। तो कार्यक्रम हर जगह चल रहा है, भारत के अंदर भी चल रहा है और भारत के बाहर भी चल रहा है। और बांग्लादेशियों से याद आया, जो पश्चिम बंगाल में जो SIR चल रहा है ना, बड़ा जबरदस्त है। जिस तरीके से वहां आधार कार्ड कैंसिल हो रहे हैं, जिस तरीके से एक एक सोसाइटी के अंदर से 1.5 पौने 2 लाख फर्जी वोटर निकल रहे हैं, उसके बाद ममता बनर्जी के लिए भी बहुत आने वाले समय में मुझे लग रहा है जैसे आज है ना, दिल्ली में आज बहुत घरों में खाना नहीं बनेगा क्योंकि उनका जो फूफा है ना हिडमा, वो मारा गया। बड़े परेशान होंगे, अरे साहब हमारा सबसे बड़ा कमांडर था, इसके बलबूते तो हमारी घर चल रहा था, दुकान चल रही थी, इसी को बेच रहे थे हम। चाइना जाकर, अमेरिका जाकर, पाकिस्तान जाकर और म्यांमार जाकर इसी को तो बेच रहे थे और वो मर गया तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। और वही स्थिति आज पश्चिम बंगाल में भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो SIR हो रहा है, बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, उनके घर में भी चूल्हे नहीं जल रहे होंगे। क्यों? भैया एक एक झटके में अगर उनके 1.5-2 लाख वोट आप खत्म कर दोगे, 35 लाख आधार कार्ड कैंसिल। गुलशन सोसाइटी में 2 लाख लोग रहते हैं, 20,000 असली हैं, बाकी 1,80,000। और उसके बाद किस तरीके से वहां पर लगातार जो SIR में कार्यक्रम चल रहा है, अब तो वहां पे AI टूल्स भी इन्वॉल्व कर दिए गए हैं कि भैया एक ही फोटो से कई सारे आधार कार्ड जो बन रहे थे, ताकि उसे AI से पकड़कर, क्योंकि करोड़ों हैं, मैनुअली पॉसिबल नहीं है, तो AI के माध्यम से उन्हें भी कैंसिल करने का प्रयास है। तो इलेक्शन कमीशन हो, अमित शाह हो, एजेंसीज हो, जिस तरीके से लगी हुई हैं, और इसके बाद जो मास एक्सोडस होगा ना, हमने 71 में देखा था उधर से इधर आए थे, अब देखिएगा बांग्लादेशी इधर से उधर जिस तरीके से भाग रहे हैं। बहुत ज्यादा बात हो नहीं रही है, लेकिन जिस तरीके से भाग रहे हैं ना, ये 300 तो रिपोर्ट हो रहे हैं, दिन में हजारों भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है गिरफ्तारी हो जाएगी, NRC है, जेल में बंद कर देंगे, इससे तो भाग जाओ। तो ममता बनर्जी भी बहुत खुश नहीं होगी। खैर जो भी है बेहतर है, इस तरह के हिडिंबा पिडिंबा जितने भी हैं सारे निपट जाने चाहिए। और डेडलाइन इस हिडिंबा के लिए डिसाइड की गई थी 30 नवंबर, ये जो 30 नवंबर है, और उससे पहले ही हो गया है। तो बधाई है सभी एजेंसीज को, होम मिनिस्ट्री को, सभी वो लोग जो नीचे से और टॉप तक जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, सभी को बहुत बधाई है कि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो योगदान दिया, उसके लिए राष्ट्र हमेशा आपका कृतज्ञ रहेगा। अब आपको ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।